आत्म अनुशासन और आत्म सम्मान इनमें गहरा रिश्ता है। जब हम हाथ में लिया हुआ कोई भी कार्य हर मूल्य पर पूरा करते हैं तो उससे हमारे आत्म सम्मान में बढ़ोतरी होती है। हम दृढ़ता से उसे पूरा करने में लगे रहते हैं। इसलिए आत्म अनुशासन और दृढ़ता का भी गहरा संबंध है। जब भी हम स्वयं को हार ना मानने के लिए प्रेरित करते हैं तब हमारे आत्म सम्मान में बढ़ोतरी होती है। जब हम निरंतर दृढ़ता का परिचय देते हैं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र और भी मजबूत होता जाता है और हमें कोई भी रोक नहीं सकता। जब हम स्वयं की क्षमता को चुनौती देते हैं और अपेक्षा से ज्यादा कुछ करते हैं तब हम खुद की नजरों में ऊपर उठ जाते हैं। फिर हमें किसी भी बाहरी सराहना की या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। हम सभी इस कौशल को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। किसी भी कठिन कार्य से पहले स्वयं से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा। जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने से पूर्व हम सभी को अपनी दृढ़ता की परीक्षा देनी पड़ती है। यह हमारे सामने अलग अलग रूप में आती है। कभी कोई मुश्किल दौर जो हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, कभी कोई असफलता जो हमारे आत्मविश्वास की परीक्षा लेती है, कभी कोई आसान रास्ता जो हमारे सही निर्णय करने की क्षमता को टटोलती है। इन सब में उत्तीर्ण होने के बाद ही हम बड़े लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। व्यक्ति की असली परीक्षा कठिन समय में ही होती है। उस वक्त उसके विषय में कई ऐसी बातें पता चलती हैं जो अब तक कहीं दबी हुई थी। कभी कभी तो वह स्वयं के इस बदले हुए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। हम अक्सर स्वयं से सवाल करते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मगर मन चाहे परिणाम तो तब मिलते हैं जब हर बार गिरने पर भी हम दुगनी ताकत के साथ उठकर खड़े होते हैं और फिर अंततः सफलता पा ही लेते हैं। कठिन समय में सकारात्मक रहना, स्वयं को दया की दृष्टि से ना देखना, ये हमें सीखना होगा। याद कीजिए वो 3 शब्द, मैं जिम्मेदार हूं। हम अपने जीवन को स्वयं चलाते हैं, उसमें दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अच्छा हो या बुरा हो, जो है वह हमारे निर्णयों का ही परिणाम है, तो उसे स्वीकार करें और हो सके तो हमें दोषारोपण करने की जगह अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी ने इस विषय पर बहुत ही खूबसूरत सा विचार बांटा है। मुसीबतों को भगवान से मिला उपहार समझिए जो हमें मजबूत बनाता है ना? बहुत खूबसूरत विचार। मुसीबतों को भगवान से मिला उपहार समझिए जो हमें मजबूत बनाता है। सीख को या लेसन को मुसीबतों के रूप में वह हमें देते हैं। कभी कभी कीमत यानी मुसीबतों से ज्यादा तोहफा यानी सीख ज्यादा मूल्यवान होती है। स्वयं से वादा कीजिए कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। आप कितनी बार गिरे उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी बार फिर से खड़े हुए, उसे अपनी ताकत बनाएं। तो ये इस किताब का था पहला भाग। अगले एपिसोड से हम इस प्रभावशाली किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसने कई लोगों को जीवन में सफलता का गुरु मंत्र सिखाया, इसके दूसरे भाग का आरंभ करेंगे और देखेंगे कि ब्रायन ट्रेसी और क्या कहते हैं। पहले भाग में हमने आत्म अनुशासन के प्रभावों की एक झलक ले ली। अब दूसरे भाग में जानते हैं कि हम इस एक गुण को अपनाने से अपने कार्य क्षेत्र में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। यह एक गुण हमें किन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आइए मेरे साथ ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के दूसरे भाग की ओर। मैं आपकी होस्ट अल्पना देव। जैसे ब्रायन ट्रेसी ने हमें पहले भाग में बताया कि आत्म अनुशासन का अर्थ है हाथ में लिए हुए प्रत्येक काम को पूरा करना, चाहे वह काम हमें अच्छा लगे या ना लगे। इससे ये बात तो स्पष्ट है कि किसी काम को पूरा करने में आत्म अनुशासन का जितना महत्व है या जितना उपयोग होता है उतना किसी में भी नहीं होता। हमारे कार्य क्षेत्र में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हम आत्म अनुशासन से डगमगा जाते हैं। आप
जब अपने काम की जगह होते हैं तब आपके इर्द गिर्द ऐसी कई बातें हो रही होती हैं जिनसे आपका ध्यान काम से हट सकता है, लेकिन इनके बावजूद आप कितनी जल्दी उन ध्यान भटकाने वाली बातों से बाहर आते हुए अपने काम पर फोकस करते हैं, यह आपकी सफलता की संभावना को बताता है। एक बार एक वरिष्ठ कार्यकारी से कंपनी में सफलता के लिए जरूरी खूबियों के विषय में पूछा गया। 85% लोगों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि प्राथमिकता के आधार पर कामों को बांटने की कला और उसे पूरा करने में अनुशासन का होना, ये वे दो खूबियां हैं जो किसी भी व्यक्ति के तरक्की में अहम भूमिका निभाती हैं। जो व्यक्ति इन खूबियों को समझकर उन पर अमल करते हैं, उनकी तरक्की, वेतन में बढ़ोतरी, कंपनी में उनका नाम और जिसके परिणाम स्वरूप पदोन्नति निश्चित है। और इन दो खूबियों को समझने के लिए सबसे पहले व्यर्थ और महत्वपूर्ण को अलग अलग करना आना चाहिए। जो लोग बेकार के कामों में अपना समय जाया कर देते हैं, उन्हें जितना भी समय मिले वो कम ही लगता है, क्योंकि वे समय रहते काम की प्राथमिकताओं को समझ नहीं पाते हैं, या ये कहें कि उनका सही आकलन नहीं कर पाते हैं। बाद में समय के अभाव में या तो उनको काम अधूरे छोड़ने पड़ते हैं, और वो जो काम करते भी हैं वे जरूरी नहीं होते हैं। समय सीमा करीब होती है और वह हड़बड़ी में काम को निपटाने का प्रयास करते हैं, जिसमें वे कई बार गलतियां भी कर बैठते हैं जो उनको भारी पड़ सकती हैं। स्वयं की छवि को ऐसा बनाएं कि लोग आपको आपके काम से जानें। जब आपके वरिष्ठ आपको आपके काम के कारण, काम के प्रति आपके गंभीरता के कारण पहचानने लगेंगे, तब सफलता दूर नहीं होती है। नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में ब्रायन ट्रेसी स्वयं की एक सेमिनार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार उन्होंने वहां आए लोगों से उनके वेतन को दुगुना करने को अपना लक्ष्य बनाने को कहा। उन सभी के पास कई कारण थे जिसकी वजह से यह संभव नहीं हो सकता था। जब ब्रायन ट्रेसी ने उनसे एक और सवाल पूछा कि उनकी कंपनी में क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको उनसे दुगना वेतन मिल रहा है, जाहिर सी बात है उत्तर हाँ था। तब उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि यह कंपनी का प्रश्न नहीं है, बल्कि शायद उनके प्रयासों में कमी है जिनके कारण उनको दुगना वेतन नहीं मिल रहा है। इस बात को और स्पष्ट करते हुए ब्रायन ट्रेसी ने एक ऐसे सुझाव की बात की है जो हमारी प्राथमिकता तय करने में सहायता करेगा। इसमें हम उन कामों की सूची तैयार करेंगे जो हमें एक हफ्ते में या एक महीने में करनी है। उस सूची में से उस एक काम का चुनाव कीजिए जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक की बजाय 2 और फिर 3 कामों को चुनिए और उन्हें पूरा करिए। इसे लॉ ऑफ 3 कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उन कामों को ना करें जो कोई और भी कर सकता है। इसके लिए आपके और आपके बॉस का एक मत होना बहुत जरूरी है। काम की प्राथमिकता के अनुसार एक सूची बनाएं और उस सूची को अपने वरिष्ठ से बांटें। अब ये उनको तय करने दें कि कंपनी के लिए उस सूची में से कौन सा कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बात ध्यान रखिए, काम के समय सिर्फ काम ही होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी से रूखा बर्ताव करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको शिष्टता पूर्वक भी बता सकते हैं कि आप अभी व्यस्त हैं, काम खत्म होते ही आप उनसे बात करेंगे। आप ये उत्तर तभी दे सकते हैं जब आप स्वयं आत्म अनुशासित होंगे। इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने कई मौकों पर स्वयं का उदाहरण दिया है जो उनकी कही हुई बातों को और भी वजनदार बना देता है। ऐसी ही एक उदाहरण में उन्होंने बताया कि 30 वर्ष के होने के बावजूद उनको बड़ी कंपनी में काम करने का कुछ खास अनुभव नहीं था, मगर क्योंकि सीखने की चाह थी, इसलिए जो भी वो काम करते थे या जो भी काम उनको दिया जाता था वो उसे समय से पहले ही पूरा कर लेते थे। अब बचे हुए समय का क्या किया जाए, इसलिए वह बॉस से और काम मांगते थे। यह निरंतर होता हुआ देख उनके बॉस ने भी उनके लिए कुछ ऐसे काम रखना शुरू किया जो उनकी काबिलियत के हिसाब से वो कर सकते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सकारात्मक छवि का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा उनको अपने आगे के करियर में हुआ।
इस एपिसोड का अंत दो और जरूरी बातों से करते हैं। जितना हमसे अपेक्षित है उससे कितना ज्यादा हम अपने काम को दे रहे हैं, यह हमारी सफलता का रास्ता तय करता है। इसे 40+ फॉर्मूला भी कहा जाता है। हर एक घंटा जो आप 40 घंटों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण करने में लगाते हैं, वह हमारे भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। जब आपका सहयोग कंपनी के लिए मूल्यवान बन जाता है, तब एक सफल भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। अगले एपिसोड में हम नेतृत्व क्षमताओं के विषय में चर्चा करेंगे। समय के महत्व को समझना ये खूबी है और इसके साथ ही साथ एक एहसास भी है, जिसके कारण आप अपने वरिष्ठ के विश्वास पात्र भी बन सकते हैं। और हो सकता है कि आप ऐसी कई जिम्मेदारियां संभालें जिसके लिए कई लोग एक लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। आपके वरिष्ठ और सहकर्मी आप पर विश्वास करने लगेंगे। उनको ये तसल्ली होगी कि आप सौंपी गई जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करेंगे। कभी कभी तो आप वरिष्ठ और सहकर्मियों के बीच की कड़ी भी बन जाते हैं। वह आपको अपने लीडर के तौर पर देखने लगेंगे और यह सब संभव हुआ आत्म अनुशासन के कारण। जब बाकी के लोग अपना समय जाया कर रहे थे, तब आपने उसका महत्व समझा और उसे सही कार्यों में लगाया। एक नेता के रूप में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं पर और जिस परिस्थिति में आप हैं, उन दोनों पर नियंत्रण रखेंगे। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लीडर्स आर बॉर्न, मगर वास्तव में लीडर्स कैन बी डेवलप्ड। जी हाँ, नेतृत्व ये एक ऐसा गुण है जो सीखा भी जा सकता है। जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ हमारा कार्यकाल ये 4 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण होता है जब हम उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं एक एम्प्लॉई के तौर पर। इस वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता है, मगर हम धीरे धीरे काम करते हुए, अनुभव लेते हुए अगले चरण पर पहुंचते हैं, जो कि है सुपीरियर का, जब हम पर दूसरों की जिम्मेदारी होती है। तीसरा चरण होता है मैनेजर का। यहाँ से कुछ हद तक हम लीडर की भूमिका में आने लगते हैं। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसके बाद हम चौथे चरण पर जाते हैं, जो कि है लीडर। एक लीडर के तौर पर हम ये तय करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, वो कैसे होगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। इन 4 चरणों को अगर हम देखें तो ऐसा समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में अपनी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ता है और इसमें उसकी निरंतर कुछ नया सीखने की चाह का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बारे में हम पहले भी काफी विस्तार से बात कर चुके हैं। कभी कभी कंपनी भी विपत्ति काल से गुजरती है और ऐसे समय में अगर आपने अपने कौशल और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया तो आपकी तरक्की तो निश्चित है। यह शायद आपने उस उद्देश्य से ना किया हो, मगर आपके वरिष्ठ अधिकारियों को आप में नेतृत्व करने की क्षमता नजर आई। कठिन समय में भी सही सुझाव देना और अपने सहकर्मियों को दिलासा देना, ये एक सफल नेता की खूबियों में से ही है। जब आप भविष्य की सोचते हैं, अपने इरादों के प्रति स्पष्ट होते हैं, आपको इस बात का भली भांति अंदाजा होता है कि आपसे क्या अपेक्षित है और आप कैसे दूसरों के काम आ सकते हैं। इन बातों का आप जब विचार करने लगते हैं, तब आप में नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होने लगता है। मगर एक लीडर का सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही ये काम नहीं होता है। उन्हें आदर्श के तौर पर अपनी सोच को काम के माध्यम से भी दिखाना पड़ता है। सरल शब्दों में कहूं तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप दूसरों में विश्वास को जगा कर रख सकते हैं, उनमें नई ऊर्जा ला सकते हैं। एक नेता को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और अगर किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियां आ भी जाएं जहां रास्ता कठिन नजर आ रहा है, फिर भी उस डर की भावना को स्वयं तक ही सीमित रखना, ये एक सफल नेता की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको उनका आदर्श मानते हैं, वे आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए आपका प्रत्येक कदम सोचा समझा होना चाहिए।
ब्रायन ट्रेसी ने नो एक्सक्यूजेस पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस किताब में नेतृत्व के 7 नियमों के बारे में बताया है। इन 7 नियमों को किसी भी नेता की भूमिका या जिम्मेदारियों का सार कहा जा सकता है। तो देखते हैं क्या है ये 7 नियम। पहला है क्लैरिटी यानी स्पष्टता। स्पष्टता स्वयं के बारे में, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति। अगर नेता स्वयं ही अस्पष्ट होगा, दुविधा से घिरा हुआ होगा, तो वह दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकेगा। दूसरा नियम है कॉम्पिटेंसी यानी क्षमता। किसी लीडर के प्रयास सिर्फ स्वयं को ही बेहतर बनाने की ओर केंद्रित नहीं होने चाहिए, बल्कि अपनी कंपनी को कैसे नई ऊंचाई पर लेकर जाया जाए इसकी तरफ भी होने चाहिए। तीसरा है कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। कमिटमेंट की भावना तभी आती है जब हम उसे अपना मानते हैं। एक लीडर का अपनी कंपनी के प्रति कमिटेड होना ये अन्य लोगों को प्रोत्साहित करता है। चौथा नियम है कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता। एक लीडर का व्यक्तित्व प्रेरणादायी होना चाहिए, जिसमें स्थिरता का गुण सबसे ऊपर है। प्रतिदिन आचरण में बदलाव लोगों को गलत संकेत देते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा है कॉन्स्ट्रेंट्स यानी बाधाएं। कंपनी को हमेशा मुनाफा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कुछ रुकावटों के कारण अपेक्षित मुनाफा नहीं होता है। उस वक्त यह जिम्मेदारी एक लीडर की है कि वह उन बाधाओं को पहचाने और उसे समय रहते ही सुलझाने का प्रयास करे। छठवां है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। क्रिएटिविटी का मूल है नई बातों को अपनाने की तैयारी का होना। कई बार नए रास्ते अपनाकर हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लीडर को ऐसे विकल्पों को जानने की भी इच्छा होनी चाहिए। सातवां है कंटिन्यूअस लर्निंग यानी निरंतर सीखते रहना। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लीडर को इस पद पर लाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अब उन्हें ये देखना है कि वह कैसे बाकी के लोगों में भी ऐसा करने का प्रोत्साहन ला सकते हैं और उनको किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेतृत्व करने की भावना जितनी समाधान देने वाली है, उतनी ही चुनौतियों से भरी हुई भी है। और लीडर्स चुनौतियों का सामना करके मेहनत से ऊपर उठते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने में समा लें, तो आप भी एक सफल नेता बन सकते हैं। अगले एपिसोड में अनुशासन से जुड़ी और भी बातें करेंगे जो हमारी सफलता में मददगार होंगी। किसी भी व्यवसाय की सफलता में आत्म अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना आत्म अनुशासन और आत्म संयम के सफलता मिलना संभव नहीं है। खुद का व्यवसाय शुरू करना ये जितना सुखद अनुभव देता है, उतना ही ये चुनौतियों से भरा हुआ है। और मौजूदा अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नया व्यवसाय शुरू करना और उसमें डटे रहना, ये आत्म अनुशासन के बिना नामुमकिन है। तो चलिए जानते हैं कि किसी व्यवसाय की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है। अर्थशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत है यानी लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है स्केर्सिटी, जिसका मतलब है अभाव यानी चीजों का अभाव। चाहे वह मुनाफा हो, आमदनी हो, नए ग्राहक हो या वे लोग जो उस व्यवसाय में मदद कर रहे हैं, हमें सदैव जो है उससे ज्यादा की अपेक्षा होती है। जहां अर्थशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत स्केर्सिटी है, तो वही व्यवसाय यानी बिजनेस का पहला सिद्धांत है कंपटीशन यानी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता की भावना अच्छी है, मगर प्रतियोगिता ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपने वादों पर पक्के हों। आप जो सुविधाएं या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वह समय के अनुसार हो और आप उनके प्रति ईमानदार हों। प्रत्येक व्यवसायी को ऐसा लगता है और ये स्वाभाविक है कि उनके प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं। कोई भी व्यवसाय तभी सफल माना जाता है जब ग्राहक उन सुविधाओं को, उन प्रोडक्ट्स को सिर्फ खरीदे ही ना, बल्कि उसे दूसरों को भी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे। सफलता के इस स्तर पर पहुंचने में वक्त लग सकता है। अगर किसी नए व्यवसाय के 90% निर्णय गलत हों, तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन
उन गलतियों को स्वीकार करना भी आना चाहिए। इस समय आत्म अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप व्यवसाय में उन गलतियों को कम करना चाहते हैं तो अनुशासन का पालन करना ही एकमात्र उपाय है। इससे आप उपलब्ध साधनों को अपने और ग्राहकों के हित में काम में ला सकते हैं। जब आपके ग्राहक खुश होंगे तो उसका परिणाम आपको काम पर भी दिखेगा। अनुशासन के साथ ही साथ सकारात्मक रवैया भी बहुत जरूरी है। भविष्य में आने वाली व्यावसायिक संभावनाओं में विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और एक लंबे समय तक अपना 101% देने के लिए तैयार रहें। स्वयं को निरंतर सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करते रहें। आत्मविश्वास रखें, मगर उसे अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील ना होने दें, क्योंकि जब अति आत्मविश्वास में हम निर्णय लेते हैं तो वह कई बार गलत परिणाम भी देते हैं। एक असफल व्यवसाय का सबसे बड़ा कारण उनका मान्यताओं पर अति निर्भर रहना है। उनका ऐसा मानना होता है कि उनके प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं, उनको मुनाफा होना निश्चित है, उनको किसी भी नए तरह के प्रोडक्ट्स में निवेश करना या उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी विचारधारा रखने से क्या सफलता हाथ आएगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये व्यवसाय के प्रत्येक पहलू का सही आकलन ना करने के दुष्परिणाम है जो घाटे के रूप में सामने आते हैं। व्यवसाय में सफलता के लिए प्रतिस्पर्धियों जैसा या उनसे बेहतर होना अनिवार्य है। स्वयं को खोखली मान्यताओं से घिरा रखने की बजाय ज्यादा समय ये समझने में लगाएं कि किस प्रकार आपके पास आज जो ग्राहक हैं वो आपके सच्चे और परमानेंट या स्थायी ग्राहकों में बदल सकें। किन प्रोडक्ट्स के होने से वे प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखते हैं। इसके साथ ही साथ वह पहलू जो ग्राहक के लिए उनकी खरीदने के फैसले को प्रभावित करता है और वह है चीजों का मूल्य। सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए वस्तु के दाम को बढ़ाना ये सही तरीका नहीं है। किसी ग्राहक का दोबारा प्रोडक्ट को खरीदना और उसे दूसरों को बताना ये मुनाफे का संकेत है। इसलिए ऐसे ग्राहक की संतुष्टि को अपना परम कर्तव्य माने। नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस किताब में ब्रायन ट्रेसी ने एक फॉर्मूला बताया है, किनाई फॉर्मूला, जो कि CANEI ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब है कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। वैसे तो यह स्वयं व्याख्यात्मक है, यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट यानी लगातार सुधार की दिशा में आगे बढ़ते रहना, और यह संभव है कार्य के स्तर को निरंतर ऊंचा उठाते रहने से। सिर्फ परिश्रम, तीव्र इच्छा और अनुशासन से ही यह संभव होता है। आमतौर पर देखा गया है कि पहले 2 साल का समय किसी भी नए व्यवसाय को एक ब्रेक इवन तक पहुंचने में लग जाता है। आगे के 2 साल शुरुआत में उन्होंने जो ऋण लिया था उसको चुकाने के लिए लग जाते हैं, और अगले 3 से 5 साल सफलता पाने में लग जाते हैं। इसका मतलब सफलता पाने के कोई आसान और छोटे रास्ते नहीं है। लंबे रास्ते तक कठिन परिश्रम के लिए तैयार रहना, कठिन परिस्थिति आने पर उपाय ढूंढना और इसको अपनी प्राथमिकता बनाना, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय उसके लिए तैयार रहना और बेवजह समय बर्बाद ना करना, इन सब कार्यों में आत्म अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान है। अगले एपिसोड में ब्रायन ट्रेसी से हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन का व्यवसाय की बिक्री में क्या योगदान है। व्यवसाय क्या है? विक्रय, मुनाफा, ग्राहक। लेकिन किसी को कोई वस्तु खरीदने के लिए मनवाना ये क्या आसान है? व्यवसाय ये उन कुछ गिने चुने प्रोफेशंस में से माना जाता है जिसमें व्यक्ति बहुत थोड़े से शुरू करता है, लेकिन अपनी काबिलियत और कौशल के दम पर वह बहुत ऊंचा भी उठ सकता है। जानते हैं कैसे? नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में इसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। व्यवसाय में सफलता या असफलता को हम कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं। ज्यादा विक्रय यानी ज्यादा मुनाफा, जिसका मतलब है सफलता, और कम विक्रय यानी कम मुनाफा
जिसका मतलब है असफलता। जो कुछ भी हम व्यवसाय में करते हैं वह या तो हमें विक्रय को बढ़ाने में मदद करता है या तो वह उसे घटाता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि या तो वह नए ग्राहकों को आकर्षित करता है या तो वह उनको कम करता है। जाहिर सी बात है कि नए ग्राहकों को आकर्षित करना यही प्रत्येक व्यवसाय की इच्छा होती है। एक सेल्स मैनेजर के तौर पर आपको उन तरीकों पर काम करना होगा जो व्यवसाय के लिए फायदेमंद है। आपका अधिकतर समय विक्रय को बढ़ाने की दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर जब आप क्लाइंट से मिलने के लिए जाएं, उस वक्त सेल्स पर्सन के साथ वहां आपकी उपस्थिति भी फायदेमंद साबित होती है। जो कुछ भी तैयारी आपको करनी है वह मीटिंग से पहले होनी चाहिए, लेकिन जब आप काम पर हैं उस वक्त आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा समय, आपकी सारी मेहनत, कोशिश, ये सब उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की तरफ होनी चाहिए। आपका दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी होना चाहिए क्योंकि इससे अस्वीकृति या रिजेक्शन के डर पर काबू पाने में सहायता मिलती है। चाहे आपको मनचाहे परिणाम ना मिले, मगर आपके प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले कि आपके सुझाव में हमें रुचि नहीं है या हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो एक बात ध्यान रखें कि ये अस्वीकृति ये व्यक्तिगत नहीं होती है। व्यवसायिक जगत की बोलचाल का सिर्फ ये एक तरीका है, इसलिए स्वयं को इससे प्रभावित ना होने दें। अपना ध्यान, वक्त, मेहनत नए ग्राहक खोजने में लगाएं। अब बात आती है आमदनी और विक्रय, इन दोनों को दुगुना कैसे किया जाए। इसका बहुत ही सरल सा उपाय है जो ब्रायन ट्रेसी ने बताया है, द मिनट्स प्रिंसिपल। जितना समय आप अपने ग्राहकों पर आमने सामने मिलने में इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको मुनाफा होगा और आपको आमदनी होगी। उस वक्त को बढ़ाने से आपका विक्रय भी बढ़ेगा। इसीलिए इसको द मिनट्स प्रिंसिपल कहा गया है। सरल शब्दों में कहें तो समय का सदुपयोग। जरूरी नहीं है कि आप जितने लोगों से मिल रहे हैं वहां से आपको मन के मुताबिक ही उत्तर मिलेंगे, लेकिन आशंकाओं से, डर से घिरे रहने से और काम को टालते रहने से बेहतर है कि आप आत्मानुशासन से अपने प्रयास जारी रखें। समय आने पर वही आपके सच्चे ग्राहक भी बन सकते हैं। भावी ग्राहकों की सूची को कभी खाली ना होने दें। स्वयं को उनके मुताबिक हमेशा नई जानकारियों से भरा हुआ रखें। इसके लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि निरंतर समय का सदुपयोग करके कुछ न कुछ नया सीखते रहें। हो सके तो अपना पहला कॉल जो दिन की शुरुआत जब होती है उसी टाइम पर कर लें। जब आप मिलने जा रहे हैं तब उस एरिया के अधिकतर मीटिंग्स को एक साथ निपटाएं। इससे आप अपने समय की तो बचत करेंगे ही और आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने में हो रही थकान से भी आप बच जाएंगे। अगर जरूरत हो तो ब्रेक लें, मगर ब्रेक लेते हुए समय का भी ध्यान रखें। ब्रायन ट्रेसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और वो ये है कि जिन स्किल्स की, कौशल की हम बात करते हैं वह सब सीखी जा सकती हैं। गौर करने की बात यह है कि आज जो लोग टॉप 10 में हैं वे कभी बॉटम 10 में भी थे। इसका मतलब जो लोग आज उच्च पदों पर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी नीचे के स्तर से ही शुरू किया था, मगर उन लोगों ने अपनी सीमित सोच से कई ऊपर उठकर कड़ी मेहनत की थी। आप भी उन टॉप 10% में आ सकते हैं। अगले एपिसोड में हम पैसे के विषय में बात करेंगे और आत्मानुशासन का होना क्यों जरूरी है अगर हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को और अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुदृढ़ बनाना है। समय का सदुपयोग